राजमंदिर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, महाराष्ट्र के राजनीति में शरद पवार का नाम काफी बड़ा है, तो शरद पवार के बाद उनकी जो गद्दी है वो कौन संभालेगा, अजीत पवार या सुप्रिया सुले? बिल्कुल, बहुत ही सटीक सवाल किया आपने और इस सवाल का इंतज़ार हमारे दर्शकों को बहुत शिद्दत से होगा मुझे लगता है क्योंकि जब हम शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिए उनसे बड़ा दिग्गज नेता नहीं है। उनकी राजनीतिक सेंस समझ लीजिए, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, जिस तरह से शरद पवार खेल सकते हैं, शायद महाराष्ट्र का कोई इतना प्रखर नेता केंद्र में जाकर खेल सका हो। उन्होंने जिस तरफ भी पासा फेंका, प्रभु ने उनकी पूरी सहायता की। हाँ, कुछ सालों से बीमारी से जरूर जूझ रहे हैं, मगर तब भी एक सिंह की तरह, एक प्रखर नेता की तरह वो कहीं यहाँ भी जाते हैं, आज भी उनका सिक्का जो है पूरी तरह से कायम रहता है। अब आपने सवाल किया कि उनके बाद क्या सुप्रिया सुले जो उनकी पुत्री है और क्या अजीत पवार जो उनका भांजा है, भांजा या भतीजा है, हाँ, इन दोनों में कौन एनसीपी की कमान संभालेगा? जब हम अजीत पवार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 22/7/1959, 1959 और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुंभ राशि है उनकी। कुंभ राशि का व्यक्ति भी बहुत गंभीर होता है, मगर कहीं ना कहीं उनका 12वें घर में बुध जो है वो वाणी के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके कारण कभी कभी आपने देखा होगा कि वो हाँ उनका नियंत्रण जो है वो जैसे मुतारी वाला एक उन्होंने अचानक कुछ बोल दिया था, तो कभी कभी उनका वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। मगर कुंभ राशि बुध की महादशा चल रही है। अजीत पवार पिछले कुछ सालों में सिंचन घोटाले में फंसे, कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से जूझे, फिर वापस एक बार उन्होंने आपने देखा होगा कि त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद में वापस उन्होंने ग्रीन सिग्नल लेने के बाद में वापस उप मुख्यमंत्री बने। अब हम सुप्रिया सुले की कुंडली का जब हम बात करते हैं तो सुप्रिया सुले जो है 30 जून को पैदा हुई है 1968। सिंह राशि है उनकी। सिंह राशि के ऊपर इस वक्त साढ़े सती खत्म हो चुकी है। एक बात तय है कि अपनी सहमति के साथ, आई विल कट इट शॉर्ट, अपनी सहमति के साथ पूरा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, शरद पवार साहब की जो पार्टी है, वो पूरे लोक सहमति से अजीत पवार को अपना मुखिया चुनेंगे। मगर अभी समय है, क्योंकि 2013 और 14 में साहब की कुंडली में बहुत बुरे दिन थे। सेहत उनकी खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ, मगर अब अगर हम बात करें तो उस ऑपरेशन से वो बाहर निकल चुके हैं, वापस उनकी रिकवरी हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो वापस अपनी पकड़ दिखाने के लिए कामयाब हो चुके हैं। आपने देखा क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने वापस दिखा दिया कि मैं शरद पवार हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तो महाराष्ट्र में और देश में शरद पवार जैसा दिग्गज नेता जो है इस वक्त बहुत कम है, और उनकी इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। और बहुत ही अच्छी कुंडली है उनकी, इस वक्त भी उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। हाँ, बीमारी जो उनकी बढ़ सकती है वो 2017 और 18 में वापस बढ़ सकती है। अच्छा। 14-15 जैसी बिल्कुल फिर बीमारी बढ़ सकती है। सुप्रिया की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी सहमति से अपने भाई को एनसीपी का मुखिया घोषित करेंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन जय महाराष्ट्र चैनल के ऊपर पहली बार है, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि एनसीपी जो है वो शरद पवार के जिस तरह लीडरशिप में चलती रही है उसी तरह दादा की लीडरशिप में भी चलेगी, क्योंकि दादा धीरे धीरे अपने उस काल सर्पदोष से, अपनी उस बुरे दौर से, बुरे ग्रहों के दौर से बाहर आ चुके हैं। नहीं, लेकिन आपने जो अभी बताया कि अजीत पवार के काफ़ी बयानों की वजह से वो हमेशा तकलीफ में आते रहे हैं, तो ये जो तकलीफ है उनके बयानों की वजह से वो आगे जाके बढ़ सकती है? कैसे परिणाम होगा इन? देखिए, ग्रहदशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। समय ऐसा बलवान है कि एक आदमी राजा होता है और वो रंक बन जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में 9 दिनों का राजभंग योग आया था, और कहीं ना कहीं एक वोट से
बुश बुश साहब अमेरिका में अल गोर से जीते थे एक वोट से। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम अजीत पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करें, वो हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अच्छा। मैंने कुछ सालों पहले किसी चैनल के माध्यम से उनको सुजेशन दी थी कि आप एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना जरूर पहने, उससे 60 से 70% सुधार आएगा। अगर हम उनकी बुद्ध की प्लेसमेंट देखते हैं, और इस वक्त उनकी बुद्ध की ही महादशा चल रही है, सत्ता में ना होने के बावजूद भी वो अपने बयानों से बाज नहीं आते। सत्ता में आज नहीं है, उनको पता है कि हम विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, मगर तब भी जो उनकी वाणी है या उनका जो व्यवहार है उसमें बहुत कम बदलाव आया है। मगर तब भी राजकमल जी 30 से 35% उनमें बदलाव आया है, चाहे वो शरद पवार साहब का मार्गदर्शन हो, चाहे वो उनकी अपनी समझ हो। मगर अगर हम कहें कि पूर्णतः उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में बदलाव आएगा, तो वो असंभव नजर आता है। नारायण राणे की ओर चलते हैं। नारायण राणे बांद्रा का जो बाई इलेक्शन है वो हार गए हैं, तो नारायण राणे के लिए आगे आने वाला समय कैसा होगा? देखिए, 2017 और 2018 तक नारायण राणे साहब के ऊपर ग्रह दशा सामान्य प्रवृत्ति से चल रहे हैं। अगर उनकी कुंडली का हम अच्छी तरह से अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप जो है वो मंगल की राशि में उनको आगे बढ़ने से पीछे खींच रहा है, रोक रहा है। उन्होंने हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी बांद्रा बाई इलेक्शन में वो 19-20 हज़ार से वोट से हार गए, और उसके पहले भी अपने गांव में उनको पराभूत हुए। मगर एक बात तय है, नारायण राणे जैसा दिग्गज नेता, उनकी कार्यशैली, उनके काम करने की जो क्षमता है, मैंने खुद सामने देखा हुआ है। जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह के वो प्रखर नेता हैं, आम जनता के लिए जो नारायण राणे सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। मगर कहते हैं जितनी देर तक ग्रह दशा अच्छी ना हो उतनी देर तक चुप बैठ जाना चाहिए। मैं राणे साहब को ये अनुरोध करूंगा कि 2017 अक्टूबर तक आपको शांत रहना चाहिए। वातावरण ऐसा बनेगा कि आप वापिस महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रखर नेता के रूप में, मतलब वापिस कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की गद्दी तक आप वापिस 2019 के इलेक्शन में भी आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर मिड टर्म पोल हुए तो डेफिनेटली नारायण राणे कैन बी वन ऑफ द टॉप 3 लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस हाईकमान हु कैन बी चूजन फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यानी मुख्यमंत्री की पदवी के दावेदार बनते हुए दिखाई देंगे। बट फिलहाल अक्टूबर 2017 तक उनको शांत रहना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली राणे साहब के दिन हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। कुंडली अच्छी है, आप जीरो से हीरो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं प्रांत के, और आगे भी वातावरण अच्छा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ जी। फिर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली क्या कह रही है? क्या बात है, देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 22/7 अजीत पवार साहब की कुंडली, अजीत पवार साहब का डेट ऑफ बर्थ भी 22/7 है, और देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 22/7/1970 कुंभ राशि। इस वक्त उनकी कुंडली में गुरु में बुद्ध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बुद्ध और शनि। बुद्ध की अंतर्दशा चलने की वजह से क्या है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं में, अपने ही लोगों में, कहीं ना कहीं अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही कहीं ना कहीं कोई क्रिटिसाइज यानी आलोचना का केंद्र बने हुए हैं और पूरी तरह से अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को कहीं एक कष्ट निवारण पूजा करवानी चाहिए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो उनके अपने नेता हों। कहीं ना कहीं गुटबाजी साफ नजर आती है। कल अगर आपने विधानसभा का सेशन देखा हो तो वहां पर भी वातावरण जो है वो उनके विरुद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों के अंदर किसी न किसी तरह फंसती हुई जा रही है और देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर विरोधी कह लें या उनके अपने लोग कह लें, उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं।
अभी भी देवेंद्र फडणवीस जो है उनको ओपन हैंड नहीं मिला है। और गुरु और बुध विष योग का निर्माण करता है। गुरु की महादशा, बुध की अंतर्दशा, ये विष योग का निर्माण करता है। क्योंकि उनका गुरु भी अच्छा है, उनका बुध भी अच्छा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने। और उनके ही गुट में बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे, मगर उन सबको पछाड़ते हुए ग्रह दशा ने उनको सम्मानित किया। मगर मित्रों, विदर्भा का मुद्दा ले लें, भारतीय जनता पार्टी के आपसी क्लेश का मुद्दा ले लें, शिवसेना का मुद्दा ले लें, इन तीनों प्रकरणों में देवेंद्र फडणवीस डेफिनेटली नवंबर 2016 के बाद में अपने आप को फंसते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मगर फिलहाल अगले कुछ महीनों और कह लीजिए कि 17/7/2017 तक देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र की सत्ता पर एज ए मुख्यमंत्री काबिज रहेंगे। उसके बाद की ग्रह दशा भी उनके लिए बुरी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं शिवसेना एक ऐसा प्रकल्प चुन सकती है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कुछ और लोग हों, कहीं ना कहीं आपको नवंबर से पहले पहले ये खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए कान खोलकर, आंखें खोलकर इस कार्यक्रम को देखते रहिए, आपको हर भविष्यवाणी सत्य होती हुई नजर आएगी। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और अपना जो लास्ट सेगमेंट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि मार्केट का आने वाला समय जो है शेयर मार्केट का वो कैसा होगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जय महाराष्ट्र।